नमस्ते बच्चों। तो H.C. वर्मा का जो बुक है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 उसका चैप्टर 2 के ये क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव्स 1 में से। सो देयर आर 6 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व नाउ। ये सभी सिंगल करेक्ट 4 ऑप्शन है, उनमें से एक करेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ। वेक्टर कब चेंज नहीं होता? अगर वो रोटेटेड थ्रू सम आर्बिट्ररी एंगल, it is multiplied by an arbitrary scalar, it is cross multiplied by a unit vector and it is slid parallel to itself। अगर आप ठीक से पढ़ चुके हो तो आपको ध्यान में आएगा yes it is ऑप्शन डी, क्योंकि वेक्टर इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो अगर आपने उसको वेक्टर को जस्ट पैरेलली शिफ्ट कर दिया दूसरे जगह पर, राइट, तो उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना उसका डायरेक्शन, क्योंकि आपने उसको पैरेलल ही रखा है। तो इन दिस केस वेक्टर डज नॉट चेंज। जबकि अगर हम लोग रोटेट करें, अगर किसी वेक्टर को रोटेट किया गया, जैसे सपोज इसको थीटा डायरेक्शन से रोटेट, तो डायरेक्शन बदल गया, राइट, और डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेक्टर चेंज हुआ, बिकॉज वेक्टर इज व्हाट, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी। सो ए नहीं हो सकता। मल्टीप्लाइड बाय आर्बिट्ररी स्केलर, किसी आर्बिट्ररी स्केलर से आपने एक वेक्टर लिया और उसको सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में भी वेक्टर चेंज हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। ऑप्शन ए में क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन। ऑप्शन बी में क्या चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड। यानी मैंने ये अज्यूम किया कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर वो 1 नहीं है। एंड देन इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। ऑब्वियसली अगर आपने एक वेक्टर लिया, सपोज वेक्टर ए, और उसको किसी एक यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहता है इस प्लेन को परपेंडिकुलर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी अलग रहेगा, राइट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कैन चेंज। सो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। सो आई होप आपने राइट सॉल्व किया होगा। वेल डन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। सो गाइस 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0 कब कब हो सकता है? एक केस है कि सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। एक ही लाइन पे लीनियर कोलिनियर वेक्टर्स हैं। राइट, यानी 2 वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है और उनका एडिशन जितना होता है उसका एक वेक्टर। सो ये वेक्टर सी अगर है तो इस केस में ये 3 वेक्टर्स जो है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसका सम 0 हो सकता है। दूसरी केस क्या है कि इफ 3 वेक्टर्स आर अलोंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन ऑल्सो आपको मालूम है इन बोथ ऑफ दिस केसेस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 है, राइट। क्या लॉजिक है? ट्रायंगल के लिए क्या लॉजिक होता है? ईच साइड, आप ट्रायंगल की कोई भी साइड ले लो, राइट, वो लेस देन इक्वल टू होता है लेस देन सम ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल वाला केस। लेकिन अगर कोलिनियर वाला केस रहा तो ये केस हो सकता है जिसमें आप इक्वल टू लगा सकते हो, करेक्ट। अब हम लोग देखते जाएंगे। सो 2, 4 और 8 ये दोनों में से किसी भी केस में नहीं बैठेगा एक्चुअली, राइट। आपको ध्यान में आ रहा होगा सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड केस में भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो 0.1 और 1 का सम 2 से कम है, 2 और 4 का सम 8 से कम है, 4 और 8 का सम 16 से कम है, तो ना ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है ना कोलिनियर। अब ये एक केस देख सकते हैं सी, ये ऑप्शन सी वाला केस जो है वो इस टाइप में आएगा 1 + 1 एंड -2, यानी कोलिनियर टाइप में। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर है। गाइज मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक से देखो, राइट ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर जगह यानी बुक्स में लिख कर नहीं रहेगी, हमारे थॉट प्रोसेस से डेवलप होगा। ये तो सिंपल वाला थॉट है, आगे चल के तो हम वेक्टर्स के और ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशंस करेंगे, और अगर आपने फिजिक्स आगे सीखने को मिला तो आपको पता चलेगा कि ये रिप्रेजेंटेशंस जो है लीनियर अलजेब्रा का, ये हमें कहाँ तक लेके जाता है। बहुत ही यूज़फुल है बहुत सारे फील्ड्स में। चलो आगे बढ़ते हैं।
गाइस आपको शायद ये तो ध्यान में आ रहा हो ना कि वाई अदर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। सपोज आपके पास दो वेक्टर्स है अलग अलग लेंथ के और एक तीसरा वेक्टर है। अब आप ये इनको कैसे भी ओरिएंटेशन से रखो ये सॉल्व नहीं होगा अगर वन ऑफ द वेक्टर्स उसकी साइज यानी उसका मैग्नीट्यूड बाकी दोनों के सम से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे मैं बता देता हूं। सम ऑफ टू वेक्टर्स या सम ऑफ टू मैग्नीट्यूड्स अगर थर्ड से बड़ा है तो वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये मैं देख रहा था। सम ऑफ टू मैग्नीट्यूड्स इज ग्रेटर देन थर्ड, अगर ऐसा है तो वो मेरे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ए, बी और डी को मैंने रिजेक्ट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए एंड बीटा विथ वेक्टर बी। ओके, सो फिर इसमें पूछा गया है कि अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा रहेगा। एक काम करता हूं, एक पर्टिकुलर एंगल लेके हम लोग एक 3 डायग्राम्स यहां पर बनाएंगे। सपोज यहां पर ए और बी इक्वल है, यहां पर ए से बी छोटा है, और एक तीसरा डायग्राम मैं बनाता हूं ए से बी बड़ा है। अब इन तीनों केसेस में हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। ये आपका रिजल्टेंट हुआ यहाँ पर आर और ठीक है, इसको मैं मैथमेटिकली भी बता सकता हूँ बट आई थिंक ग्राफिकली समझना ज़्यादा आसान भी होगा। ओके गाइस, सपोज ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, तीनों केसेस, और सपोज ये हमारा वेक्टर बी तीनों केसेस में। तो अल्फा बीटा कौन से एंगल से आपको ध्यान में आ गया? ये अल्फा, ये बीटा। क्या आपको डायग्राम से ही ध्यान में आ रहा है आंसर कि जब ए और बी का लेंथ इक्वल रहेगा तो रिजल्टेंट दोनों के, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड बी आर इक्वल देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एज सिंपल एज दैट। अब यहां पर आप देखेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, राइट, तो बीटा बड़ा है, यानी अल्फा इज लेस देन बीटा। और यहां पर आप देखेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी से छोटा है तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो इस रिलेशन से ही आपको आंसर ध्यान में आ गया होगा कि जहां पर ए बड़ा है वहां पर अल्फा छोटा होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो हैव यू अंडरस्टूड इट? आई होप सो। थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करना अगर आपको ये नया लग रहा है, और अगर ये बहुत ही ट्रिवियल लग रहा है तो अच्छी बात है, और आगे बढ़ें। चलो, द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन its magnitude, always greater than its magnitude, always equal to its magnitude, none of this। यहां पर always words है, राइट, इस वजह से थोड़ा सा सोच समझ कर करना पड़ेगा, नहीं तो कई बार हम लोग ए लिख देते हैं। always बोला है, always होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। see, let's say there is this vector a and I want to find the magnitude of this vector in this direction, sorry, a component of this vector a in this direction, which let me call as vector b. So okay, I am more comfortable with small vectors. Okay, so vector a and vector b. So what is meant by component first, right? So component से पहले आता है प्रोजेक्शन। अगर आप वेक्टर a का प्रोजेक्शन लेते हो, if this is the angle theta, so ये जो प्रोजेक्शन है, suppose from o to, I will write this as c, ठीक है, जो कुछ भी है। so अगर आप देखेंगे तो OC का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट विल बी A cos थीटा, राइट ना? दिस लेंथ इज इक्वल टू A cos थीटा, वेयर A इज द लेंथ ऑफ वेक्टर A, विच कैन बी गिवन एज वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर B। यहां पर समझना होगा आपको, वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर B। और कंपोनेंट क्या होता है वेक्टर OC? कंपोनेंट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड OC
इंटू यूनिट वेक्टर बी, बिकॉज कॉम्पोनेंट बी के डायरेक्शन में रहेगा. सो दिस इज व्हाट कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए along vector b, right? And this is projection of vector a along, this is projection along या on, आप जो बोलना चाहो, along vector b. So ये दोनों चीजें समझ में आ गई, लेकिन बेसिक जो इस क्वेश्चन के लिए थॉट करना चाहिए था वो यहां से ही होगा कि ये OC का लेंथ a cos थीटा अगर है तो ये क्या क्या हो सकता है. तो ऑब्वियसली cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, तो इसका मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये a से छोटा रहेगा. लेकिन व्हाट इफ थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 रहेगा तो इसकी लेंथ a रह सकते हैं. तो इन सर्टेन केसेस इट कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड. इन अदर केसेस थीटा अगर 90 डिग्री नहीं है तो इन दैट केस, सॉरी 0 डिग्री नहीं है, थीटा अगर 0 डिग्री नहीं है, यानी आपने अगर वेक्टर a लिया और इसी डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट निकाला तो उसका कंपोनेंट और ओरिजिनल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा. इन ऑल द अदर केसेस इट विल बी लेस देन द मैग्नीट्यूड. बट अगर आप ऑप्शंस को ठीक से पढ़ते हैं तो मोर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो. आगे बढ़ते हैं. 5th क्वेश्चन. अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स एंड वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ. द वेक्टर ए क्रॉस बी इज. अब डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यहां पर पहले थोड़ा सा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया हमारा मैप सपोज, और फिर मैं एक यहां से ऊपर जाने वाला अपवर्ड्स, ठीक है ना. अब आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाल लेते हैं. वेक्टर ए कौन से डायरेक्शन में है? अपवर्ड. सो ओके, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और आपके नॉर्थ के डायरेक्शन में वेक्टर बी है. सो दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो ए से निकलकर बी के तरफ क्रॉस, राइट. सो जो मैं एरो दिखा रहा हूं अभी, इस डायरेक्शन में अगर आपने आपके राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल कर लिए तो थंब कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वेस्ट, राइट. आपके राइट हैंड के फिंगर्स आप कैसे कर्ल करोगे? देखो कैसे करना. पहले ए क्रॉस बी है ना, तो पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में करना पहले. सो आपकी उंगलियां सपोज इस तरीके से हैं, राइट, राइट हैंड. ओके, फॉरगिव मी फॉर द डायग्राम, लेकिन आई होप हमारा काम बन जाएगा. और फिर इन फिंगर्स को आपको कौन से डायरेक्शन में मोड़ना है? इस डायरेक्शन में, राइट. तो जब आप इस डायरेक्शन में मोड़ते हो तो आपका थंब कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा? ये, विच विल बी वेस्ट. आई होप आप लोगों को ध्यान में आ रहा हो. सो आंसर होगा अलोंग वेस्ट, ऑप्शन ए क्रॉस बी. तो जो वेक्टर पहला है उसके डायरेक्शन में उंगलियां पहले रखना और उसको कर्ल करते हुए आपके किसके तरफ लेके जाना है? दूसरे वेक्टर के तरफ. और ऐसा अगर आप राइट हैंड से करते हो तो आपका थंब जो है आपको डायरेक्शन दिखाएगा रिजल्टेंट का, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रहेगा. आई होप आप लोग इसको ठीक से समझ रहे हो. आगे बढ़ते हैं. द रेडियस ऑफ सर्कल इज स्टेटेड एज 2.12 सेंटीमीटर. इट्स एरिया शुड बी रिटन एज. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे? ओके, रेडियस ऑफ सर्कल आपको मालूम है क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर. आप करते बैठोगे पाई इंटू 3.12 का स्क्वायर, सॉरी 2.12 का स्क्वायर. ओके, अब आप जितना भी सॉल्व कर लोगे, फाइनली आंसर किस तरीके से देखना चाहिए? यहां पर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. जब हमने सेंटीमीटर में लिखा तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट.